So let's start our class, image formation by convex mirror. इसमें लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, उसके बाद आपको ये भी है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, वो आप लोग देख लीजिएगा. दैट नीड्स नॉट टू बी डिस्कस्ड. बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप समझ सकते हो, तो उसको आप देख लोगे. यूजेस ऑफ कनकेव मिरर वो जनरली आता है एग्जामिनेशन में, तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको देख लो, उससे बस देख लोगे. उसमें कोई रीजनिंग वाली बहुत चीज़ नहीं है, बस जो दिया हुआ उसको जस्ट लर्न देम. So there are only two cases of image formation by a convex mirror. First one, convex mirror जैसा कि हम लोग जानते हैं inward इस तरह का शेप होता है. convex mirror प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, और अभी तक जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसमें हम लोगों ने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड लिया है. इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द राइट साइड. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ऑन द वर्चुअल साइड वी कैन से, ऑन द पॉजिटिव साइड वी कैन से. और साइन कन्वेंशन वैसे हम लोग इसके बाद देखेंगे, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन आप नहीं जानते हो तो आपको क्या दिक्कत होगी, आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा, आपको न्यूमेरिकल्स बनाना नहीं आएगा. सपोज कर लो द ऑब्जेक्ट इज ए बी एट इन्फिनिटी. चलो जी, एक पैरेलल रे यहाँ से चलता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स मिरर. एज वी नो, जो चीज़ें पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, वो क्या होता है आपको बाय द लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, वो कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी. तो एक्चुअली ये जाएगी तो नहीं, बट ऐसा फील होगा कि वो फोकस पे गई और वहाँ से रिटर्न बैक होगी, एज इट इज़ द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. ये जाता नहीं है बट ऐसा फील होता है, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा. तो द रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया और वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ एज इट वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस. इन्फिनिटी पे है तो हम लोग डाउनवर्ड भी एक ले लेंगे. ऐसा फील होगा कि यहाँ से आया फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गया. तो यहाँ पर कन्वर्ज करेगा इमेज. मेरा कहाँ पर बनेगा, वहीं पे. मीन्स इमेज विल फॉर्म एट फोकस. दोनों कन्वर्जेंस कहाँ, फोकस पे. मीन्स इमेज मेरा कहाँ पे बनेगा, इमेज विल बी एट फोकस. दैट टू बिहाइंड द मिरर. अभी तक हम लोगों ने देखा था कनकेव के केस में ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता था, कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर बनेगा. बिहाइंड द मिरर बोलने का मतलब इट विल बी वर्चुअल. वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा. और बहुत छोटा आप देख लो पॉइंट साइज है, तो इसको कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड. बेटर यू राइट दिस वन एज पॉइंट साइज, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा पॉइंट साइज. चलो जी, तो ऑब्जेक्ट जहाँ इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना फोकस पे. ये फंडा कनकेव मिरर से आया है कि वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था, इमेज बनता था फोकस पे. बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है. और अगर कन्वेक्स के केस में फोकस बन रहा है तो जाहिर सी बात है इट विल बी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि यहाँ पर फोकस जो बिहाइंड द मिरर ही होता है. I think this one is clear. Second one we are going to discuss, second image formation by convex mirror.
प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, फोकस बना लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए जी, ये हमारा मिरर हो गया। मिरर का नाम भी दे सकते हैं MN। अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये आपको आ गया है इन्फिनिटी से अंदर। पहला हम लोग पैरेलल लेंगे इंसिडेंट रे। ऐसा फील होगा कि वो रिटर्न बैक हुआ फोकस से, हो गया रिटर्न बैक फोकस से। दूसरा हम लेंगे ऐसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा हूं। सिंस आई एम नॉट टेकिंग स्केल तो थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। ये ऐसा है बाबू, ऐसे गया यहाँ पे, और ऐसा फील होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गया और फिर वहां से वो रिटर्न बैक हुआ। दोनों कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रहा है आपको? ऐसे गया, फोकस से रिटर्न बैक हो रहा है, कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है। मीन्स इमेज मेरा यहाँ पे बनेगा A' एंड B'। अब जैसा देखने से लग रहा है बिहाइंड द मिरर है, आपको वर्चुअल होगा, इरेक्ट है, सीधा इमेज है, और ये आपको क्या है, दूसरा केस क्या आपको डिमिनिश्ड है। ठीक है, A' B'। तो मेरा हम ऑब्जेक्ट को पहले ले लें, ये बियॉन्ड सेंटर अगर इधर लिया जाए तो इधर कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब हम सिर्फ ले सकते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इमेज क्या होगा, पोजीशन बिटवीन P एंड F। अब बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, मतलब पोल एंड फोकस, एंड दैट टू बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर है, और जाहिर सी बात है बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और यहाँ पर डिमिनिश्ड मुझे दिख रहा है। आपको लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिटवीन P एंड F है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड। वेद। चलो जी, तो ये हुआ आपका इमेज फॉर्मेशन इन द सेकेंड केस ऑफ कन्वेक्स। वेद मैंने कहा V फॉर वर्चुअल, E फॉर इरेक्ट एंड D फॉर डिमिनिश्ड। ठीक है, दोनों केसेस में वेद ही बनता है। इसमें आपको कन्वेक्स में दोनों में वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है। तो वेद से भी आप याद रख सकते हो, काइंड ऑफ लर्निंग कर सकते हो आप। तो दिस वन इज कंप्लीटेड। कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। एनी प्रॉब्लम एनी ऑफ यू? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग फर्दर बढ़ेंगे और we will discuss one of the most important topic of this very chapter, sign convention for reflection by spherical mirror। बहुत ही important है, बच्चे लोग पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन में बड़ी परेशानी उन्हें होती है, but I hope we don't have any problem, we won't face any problem like this one, because we are going to take this very topic very seriously और बहुत अच्छे से समझेंगे। साइन कन्वेंशन for reflection by spherical mirrors। इतने अच्छे समझेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग तो, मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये पढ़ने के बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स ढूंढोगे, कहाँ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल मुझे बनाना है, ऐसा पढ़ा दूंगा। चलो जी, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ आपको XY एक्सिस। हम लोग जानते हैं, हम लोग इससे लेते हैं Y, इसे Y', इससे X, इसे X', इससे ओरिजिन लेते हैं। जब हम इस तरफ आते हैं तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है, इस तरफ जाते हैं इसे नेगेटिव लिया जाता है, इस तरफ जाते हैं इसे पॉजिटिव लिया जाता है, इस तरफ आते हैं इसे नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है,
10 इसको लेके चलते हैं हम लोग। चलो जी, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसी के जस्ट बिलो वी विल ड्रॉ द मिरर, कनकेव मिरर बनाते हैं पहले। ये बात ध्यान में रखिएगा, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों ने 9th क्लास में भी या इससे फर्दर भी आप लोगों ने इनिशियल 6 वगैरह में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से आप लोग एक्सिस पे आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेते हो, ठीक है। टुवर्ड्स राइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप लोग पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट में नेगेटिव लेते हो, वर्टिकल एक्सिस में अपवर्ड में पॉजिटिव लेते हो, डाउनवर्ड में नेगेटिव लेते हैं। चलो जी, तो मैंने यहाँ पर कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। कनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ले लेंगे। तो ये हम लोग पोल मानते हैं, इसको x ही मान लो, इसको x डैश मान लो। मिरर है तो मिरर को mn या m डैश भी ले सकते हैं, ठीक है, mn रख लेंगे। अब देखो जी, हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं, वी ऑलवेज टेक डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से डिस्टेंस लेते हैं, मतलब डिस्टेंस अगर हम मेजर करना है तो हम ऐसे इस तरह एरो में मेजर करेंगे, फ्रॉम पोल टुवर्ड्स राइट। अब फ्रॉम पोल टुवर्ड्स राइट, ये आप ऊपर वाले देखो पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टुवर्ड्स राइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेफ्ट साइड आइए, पोल से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसा कि एक्सिस में नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव मेंशन कर देता हूँ। डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। अब देखिएगा, अगर हमारा इस तरफ होता है ऑब्जेक्ट या जो भी मान लो, हाइट अगर अपवर्ड रहता है, हाइट अगर अपवर्ड होगा तो एज वी कैन सी इन द अबव फिगर, ये पॉजिटिव है तो ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, अपवर्ड, ठीक है। हाइट अगर डाउनवर्ड्स होता है, हाइट अगर डाउनवर्ड्स होता है तो एज वी कैन सी हियर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम हियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? विराट, एनी प्रॉब्लम एनी फ्यू? नो सर। चलिए जी, अब इसका हम लोग देखेंगे हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हो। और ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट में ही होता है, वेदर कन्वेक्स हो या कन्वेकेव मिरर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। The mirror formula is simple. Reciprocal of image distance plus reciprocal of object distance is equal to reciprocal of focal length. पहले मैं बता दूं, v लेते हैं image distance, मीन्स इमेज डिस्टेंस कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल। पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको v कहते हैं, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, u लेंगे। f फोकल लेंथ,
हाँ जी, तो हम लोग ने देखा v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ है। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोग को अलग अलग थोड़ा समझना पड़ेगा, कनकेव का अलग और कन्वेक्स का अलग। अगर हम लोग कनकेव का लेते हैं, फर्स्ट अगर हम लोग कनकेव का लेते हैं, हमेशा u तो मेरा इस तरफ ही होता है, v मेरा इस तरफ भी होता है और इस तरफ भी होता है कनकेव की केस। चलो जी, एक बार पीछे हम लोग पलट लेते हैं, पीछे जो हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, एक बार उसे देख लेते हैं। फर्स्ट केस देखिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, मीन्स वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द लेफ्ट साइड। ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, तो मेरा फोकस, ये मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर कनकेव मिरर के केस में, फोकस मेरा नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, आपको लेफ्ट साइड में होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u भी नेगेटिव। ठीक है, बात आई इमेज डिस्टेंस पे, तो इमेज देखिएगा, फर्स्ट केस में नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है फोकस पे, सेकेंड केस में नेगेटिव सी एन एफ के बीच में, थर्ड केस में नेगेटिव सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, फोर्थ केस में नेगेटिव आपको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिफ्थ केस में आपको, ये मैंने कहा था दो केस बनता है, बट इसको आपको लेफ्ट साइड वाला लेके चलो, क्योंकि मैक्सिमम बुक में एनसीईआरटी में आपको यही है, रियल बन रहा है। तो फिफ्थ केस में नेगेटिव, पॉजिटिव कहाँ हो रहा है? जहां वर्चुअल का केस है, तो V will be positive in only the sixth case. तो V negative except in the sixth case where image is virtual. तो समझ गए हम लोग, F कनकेव का नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव का नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव का नेगेटिव, आपको इमेज डिस्टेंस जो होगा नेगेटिव होगा एक्सेप्ट इन वन केस वेयर द इमेज इज वर्चुअल, वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कनकेव केस का केस? ओके, आगे बढ़े। चलो जी, अब यहीं पे हम ले लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा, कन्वेक्स में तो ज्यादा केसेस है नहीं, कन्वेक्स ले लिया। कन्वेक्स में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि आपको फोकस राइट साइड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में, इमेज बट मेरा इसी तरफ होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इमेज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड में होता है और इमेज मेरा इस तरफ बनता है राइट साइड में। सो नाउ वी मे राइट इन द केस ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का केस, U ऑलवेज नेगेटिव, U हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, V हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो मेरा वर्चुअल ही बन रहा है दोनों केसेस में, F हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा, F तो खैर F और C तो फिक्स ही होता है, F मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है, C मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है। Any confusion any of you regarding the fundas or what I have written? कोई confusion? No sir.
चलो जी, तो ये सिंपल जो मिरर फॉर्मूला बता दिया है। अब मैं बताता हूं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन जैसा कि नाम से लग रहा है, बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना, लेकिन हाँ इसमें मैग्निफिकेशन में छोटा केसेस भी हम लोग देखते हैं। व्हाट डज मैग्निफिकेशन मीन्स? मैग्निफिकेशन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन मीन्स how much the height of the image with respect to the height of the object. Means m we will take height of the image, that is we generally take height of the image as hi by height of the object. We generally take height of the object as ho. So we may write m is equal to hi by ho. One more thing, मैग्निफिकेशन को हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में भी डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v by u, मतलब नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi बाई ho इज इक्वल टू -v बाई u। यहाँ पर कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे कि भाई hi बाई ho मैग्निफिकेशन ये क्या क्या चीजें होती हैं। देखो जी, अगर हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा तो बताओ, कोई बताया क्या मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ा होगा तो बताएंगे। मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? हाँ जी, एनी ऑफ यू? अगर दोनों इक्वल है क्रॉस आउट कर देगा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1। समझे? हैव यू गॉट मी और नॉट? हाँ जी, कैसे? तो अगर सपोज कर लो 2/2 लिखा हुआ है, दोनों इक्वल है, काटने के बाद मुझे क्या आता है? 1 आता है। तो यहां पर वही कहा जा रहा है, अगर हाइट ऑफ द इमेज, सपोज कर लो हाइट ऑफ द इमेज अगर 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर था, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 1। यस, एंड व्हेन द मैग्निफिकेशन इज 1 दैट मीन्स कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का हाइट बराबर है। इज इट क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट, अगर हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ये आप लोग ने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, अगर हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, देन मैग्निफिकेशन क्या होगा? इट विल बी मोर देन 1। केस समझिए यहां पर, अगर आपको होता है 8/7, इनको अगर डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 से तो चला जाएगा, 1 यहाँ पर बचेगा, डेसिमल देके 0 देके पुट करोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 के अराउंड आ जाएगा। तो ये 1 से ज्यादा आया ना, दैट शोज कि अगर हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन मेरा मोर देन 1 होगा। इज इट क्लियर? चलो जी, थर्ड केस, if height of the image is less than height of the object, magnification will be less than 1। yes, अब बताइए, अगर दोनों मैग्निफिकेशन अगर इक्वल 1 है, इक्वल 1 के इक्वल है, तो दोनों का हाइट बराबर होगा, दोनों सेम साइज का होगा। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। अब बताओ, कन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन मेरा क्या था? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1? बताइए। कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर का अभी हम लोगों ने 2 केसेस देखा है।
उसमें बताइए मैग्निफिकेशन मेरा क्या था, मोर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1? वेरी गुड, लेस देन 1, क्योंकि इन बोथ द केसेस जो इमेज की जो हाइट थी वो आपको छोटी थी ऑब्जेक्ट से, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा आपको, लेस देन 1 होगा। यस, आई डोंट थिंक ये अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो देन प्लीज शेयर विथ मी, मुझे बताएं आप लोग, ठीक है? बताइए। यस, एनी ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? जैद, आयुष, आनंद, विराट, मधु, तुम समझ गए? विराट, आयुष, आयुष, यस आयुष, समझ में आया? आयुष, हैव यू गॉट मी? क्लियर है? चलो जी, आई थिंक कि सबको क्लियर है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, एंड न्यूमेरिकल्स पे आ जाना सही होगा या वी विल डिस्कस इट द नेक्स्ट डे। आई थिंक कि हम तुम लोग को टाइम देते हैं, आप लोग को टाइम देते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल्स को जाके दिमाग लगाइए न्यूमेरिकल्स में और देखिए कितना आप लोगों से बनता है, ठीक है? इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल्स के लिए आप एच वर्मा को देखिए, खंगालिए, एनसीईआरटी को बनाइए, जिसका बनाना बनाइए। ऐसा करो, एक न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर देख देता हूँ, थोड़ा तो फंडा कम से कम थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। आई डोंट थिंक बहुत प्रॉब्लम होने वाला ये, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी। देखो यहाँ पर बोल रहा है कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपको? 3 मीटर। देखिए अब यहाँ पर रेडियस कर्वेचर इसने आर लिया है, तो आर ले लो 3 मीटर। अब आप मुझे बताओ कि कन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? वेरी गुड, +3। चलो जी, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस मतलब ऑब्जेक्ट, वो आपको कहाँ पे है? उस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है। अब बताओ ये जो 5 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ले रहे हैं, नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? वेरी गुड, नेगेटिव। चलो जी, अब मुझे क्या पता करना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब इमेज का पोजीशन पता करना है आपको, हाइट ऑफ द इमेज पता करना है, HI, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज। तो चूंकि R दिया हुआ है तो इससे हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल इज इक्वल टू R/2 होता है, 3/2 1.5, और ये भी पॉजिटिव में ही होगा, कन्वेक्स मिरर का केस है, ठीक है? अब हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V, अब मुझे V निकालना है तो U को भी उस तरफ ले जाते हैं, 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। चलो जी, 1/F, F मेरा क्या है? F मेरा है 1.5, लिख दो 1.5, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मेंशन करें ना करें बात वही है। U मेरा क्या है? 1/-5, तो -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -5, वैसे ही पहले लिख देते ताकि आप लोग को समझ में आए, स्टेप में कोई गड़बड़ी नहीं हो। 1/V इज इक्वल टू, कोई लैप्स नहीं हो, 1/1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5। हाँ जी, इसको डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, तो इसको काट कूट करोगे तो ये 5 2 10, 5 3 15, मतलब 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो, 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 2 10, 5 1 5, 11/15। ये आपको क्या हो गया?
ठीक है ना कैलकुलेशन, 5 3 is 15, 3 5 is 15, 2 5 is 10, 5 3 सॉरी हाँ, सो आपको 5 5 2 is 10, 5 3 is 15, 1/5, 5 3 is 15 एलसीएम हो गया आपको, 3 5 is 15, 2 5 is 10, 5 3 is 15, 1 3 is 3, तो अल्टीमेटली इट विल बी 13/15। तो ये आपको 1/v हो गया 13/15, तो v हो जाएगा 15/13, v हो जाएगा 15/13। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड कीजिए 15 को, 1 टाइम जाएगा 13 आएगा, 2 डेसिमल देके 0 दीजिए, 13 से फिर 1 टाइम जाएगा 7 आएगा, डेसिमल दे चुके हैं, एक 0 देंगे, 13 5 जा 65, मीन्स आया आपको 1.15। जाहिर सी बात पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर v आता है 1.15 पॉजिटिव में, तो ये बताओ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है। तो मेरा इमेज क्या हो गया? वर्चुअल, ठीक है। आयुष आनंद इज सेइंग समथिंग बट आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस, आई थिंक वो वर्चुअल ही बोल रहे होंगे। चलिए ये वर्चुअल है v। अब मुझे क्या निकालना है, मीन्स ऑफ इमेज फॉर्म होगा, इमेज इज बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर। अब मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का दो फंडा हमने बताया था, m का HI/HO या फिर -V/U। तो HI/HO तो मुझे पता नहीं है, तो HI/HO सिंपली मेंशन कर दो, इज इक्वल टू -V/U। तो इसको लिखो आप HI, हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी मेरा नहीं पता है, और इमेज डिस्टेंस मुझे 1.15 है, -1.15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा u मेरा क्या है -5, ठीक है। डेसिमल हटा के नीचे में 50 दे दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब 115/50, 5 10 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 23/10, मतलब 2.3। अरे अच्छा 00, सॉरी 0.23। तो 0.23 मीन्स इट्स लेस देन 1। तो ये आपको क्या बनेगा, इमेज डिमिनिश्ड बनेगा और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा इसलिए इरेक्ट होगा, और आपको लेस देन 1 है इसलिए डिमिनिश्ड होगा। सो दिस वन इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड ऑफ कन्वेक्स मिरर। यस जी, हाँ जी बोलो मधु। फिर से समझा, चलो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वेरी क्वेश्चन। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 3 मीटर दिया हुआ है, जैसा कि आपने बनाया पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस है। यू मेरा नेगेटिव होगा, वो कन्वेक्स का होगा या कनकेव का होगा, इट डजंट मैटर, वो नेगेटिव तो नेगेटिव ही लेंगे। भी मुझे निकालना हाइट ऑफ द इमेज, मुझे बताना है कि कैसा है, बड़ा है या छोटा है ऑब्जेक्ट से। एफ निकाल लेंगे हम r/2 करके, 3/2 आपको रेडियस कर्वेचर है, तो 3/2 हो गया प्लस 1.5। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह फॉर्मूला मैंने लगाया, अल्टीमेटली हमें 1/v आया 13/15, तो v हो जाएगा 15/13। इसको सॉल्व किया जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, 1.15 आया, पॉजिटिव ही आया। पॉजिटिव का मतलब कि वर्चुअल, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वर्चुअल मतलब राइट साइड में इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। सो इट मीन्स इमेज इज बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर। चलो जी, इमेज का डिस्टेंस का फंडा क्लियर। नाउ वी विल सी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के केस में हम लोग दो चीज लेते हैं, दो फॉर्मूला मैंने बताया, HI/HO और -V/U, दोनों हम लेके चलेंगे क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज भी मुझे कंसिडर करना है।
बट मुझे ना HI पता है ना HO पता है, बट V और U दोनों पता है। V की जगह पे V का वैल्यू 1.15, U की जगह पे U का वैल्यू 5। अब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 500 हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, एक नेगेटिव इसके साथ था फॉर्मूले के साथ, और एक नेगेटिव आपका आया U वाला। तो ये अब अल्टीमेटली हो गया 115/500, 5 से काटिए 23/100, तो ये इट विल बिकम 0.23। सबसे पहले देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट बनेगा, पॉजिटिव मतलब एबव प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट बनेगा, और 1 से कम है 0.23 मतलब 1 से कम है, 1 से कम है मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। मैग्निफिकेशन 1 से कम है मतलब डिमिनिश्ड। एक और चीज यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, अच्छा किया। M is equal to 1, सेम साइज दोनों। M is greater than enlarged, बड़ा। M is less than 1, diminished। ठीक है, M equal to 1 सेम साइज होगा इमेज ऑब्जेक्ट, M greater than enlarged होगा इमेज, और अगर M less than 1 तो diminished होगा इमेज। तो M less than 1 है मतलब diminished होगा इमेज। इज इट क्लियर? चलो जी, विराट आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, आपको समझ में आ रही बात? चलो जी ठीक है। अब ऐसा करते हैं 5 से 7 मिनट का, एंड वी विल अगेन कम बैक फॉर द नेक्स्ट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है भाई, एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? आवाज जा रही या नहीं जा रही? हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज जा रही मेरी? अच्छा, मैसेज आया। गुड आफ्टरनून सर। नो सर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। एनीवेज, हम लोग आते हैं we will चलो जी, मैसेज मिल गया होगा मेरे ख्याल से। हम लोग 5 मिनट में फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है जी, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मुझे समझ में आएगा यू हैव गॉट द मैसेज। ओके सर, सो प्लीज कम बैक। Okay. So let's start our today's topic, Congress of Vienna, the new spirit of conservatism. इसको न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म इसलिए कहेंगे क्योंकि एक बार वहां पर कंजर्वेटिव जो रिजीम था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, वहां पर लुईस 16 को हटाया जा चुका था, बोर्बन डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर वहां पे नेपोलियन के डिफीट के बाद, वाटरलू के बैटल में नेपोलियन की डिफीट हुई थी, उसके बाद फिर से कंजर्वेटिव जो लोग थे वो लोग हावी हो रहे थे। इसलिए हम लोग कहेंगे
The revival of conservatism, yeah, the new spirit of conservatism in France. Okay. So after the defeat of Napoleon in 1815 at the Battle of Waterloo, European government were driven by a spirit of conservatism. वापस में उनमें जो राजा महाराजा थे उनको लगा चलो वापस से हमारा शासन आ गया. The conservatives believed that ancient customs, institutions and traditions should be preserved. अब कंजर्वेटिव लोग चाहते क्या थे भाई? वो कहते थे नहीं बहुत बढ़िया है, एंशियंट कस्टम जो चल रहा है बहुत बढ़िया है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है बहुत अच्छे हैं, यहाँ जो ट्रेडिशंस है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए. देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग. कंजर्वेटिव्स कहते थे कि कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बहुत अच्छा चल रहा है, भालो अच्छे चलने दो, कंटिन्यू रखो, ठीक है. ये कंजर्वेटिव का सोच था. They were of the opinion that monarchy, the church, social hierarchies, property and family should be preserved. उनका क्या मानना था? मोनार्की भी रहना चाहिए, राजा वाला जो महाराजा वाला जो सिस्टम है वो कंटिन्यू होना चाहिए. उनका क्या मानना था? चर्च का जो इंटरफेरेंस है सोसाइटी में और जिस तरह से वो सोशल हायरार्कीज को बढ़ावा देता है वो भी होना चाहिए. सोशल हायरार्कीज यहाँ पर समझ लीजिए कि अपर कास्ट या फिर अपर क्लास कह लो, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब जो डिवीजन होता है तो सोशल हायरार्कीज भी होने चाहिए, उनका मानना था. प्रॉपर्टी और फैमिली को प्रिजर्व रखना चाहिए. तो प्रॉपर्टी फैमिली में ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे उनसे, उनकी भी सोच कहीं ना कहीं ऐसी ही थी. दे नेवर वांटेड द सोसाइटी टू रिटर्न टू द प्री रेवोल्यूशनरी डेज. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन वाला दिन आए. हाउएवर दे बिलीव दैट changes introduced by Napoleon could strengthen the traditional institution. हालांकि जो नेपोलियन ने जो चेंज लाया था आपको ज़ोल्वरिन वगैरह से रिलेटेड जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो चेंज इन्हें अच्छा लगता था कि नहीं नेपोलियन ने जो चेंज लाया वो अच्छा है, बट दैट दोज रिफॉर्म्स और दोज चेंजेस शुड बी इन द कंजर्वेटिव सोसाइटी. वो चेंजेस को कहाँ लाना चाहिए? कंजर्वेटिव सोसाइटी में ही लाना चाहिए, रेवोल्यूशन करके नहीं लाना चाहिए. So now we will discuss the Vienna Congress. वियना में जो मीटिंग हुई थी, वियना जगह वहां पर जो मीटिंग हुई थी. द विक्टोरियस कंट्रीज इंग्लैंड, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये जो 4 कंट्री थी, इसको हम लोग इंग्लैंड को ब्रिटेन से भी डिनोट करते हैं तो BRPA बर्पा से याद रख सकते हो आप लोग कि B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया, P फॉर प्रूशिया एंड A फॉर ऑस्ट्रिया. ये 4 नेशन थे, इन्होंने ही नेपोलियन को हराया था. ये सब कहाँ मिले? वियना में मिले. द कैपिटल ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर. कि क्या था? हैब्सबर्ग एम्पायर का कैपिटल था. किस लिए?
एक मिनट, फिर बुक उल्टा हो गया यार। अरे भाया, तुम लोग को बुक उल्टा दिख रहा है क्या? सीधा दिख रहा है? हाँ चलो, अब सीधा हो गया। एनीवेज, तो हमने कहा कि आपको वियना में सब लोग मिलते हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। या आप इसको शॉर्ट में BRPA करके लिख सकते हो ताकि आपको ये याद रखे। वन सेकेंड, आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस। BRPA ये कंट्री थी, B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया, P फॉर प्रूशिया एंड A फॉर ऑस्ट्रिया। इन्हीं कंट्रीज ने मिलकर आपको नेपोलियन को हराया था। कहाँ? वाटरलू में। ठीक है, और उसके बाद ये सब कहाँ मिले? दे मेट एट वियना। वियना क्या था भाई? वियना था कैपिटल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर की कैपिटल में ये सब मिले। करना क्या था? फ्यूचर डिसाइड करना था यूरोप का। They assembled at Vienna to draw up a settlement for Europe. The delegates drew up the Treaty of Vienna और यहाँ पर साइन हुआ ट्रीटी। और चूंकि ये वियना में था, दैट्स वाई इसका नाम रखा ट्रीटी ऑफ वियना। कब? 1815 में। ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815 एट वियना। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, वियना नाम है तो वियना में ही साइन हुआ होगा। एंड दे वांटेड टू अनडू द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। मकसद क्या था? सारा जो चेंज जो नेपोलियन ने किया था उसको अनडू करना। नेपोलियन ने जो भी चेंज लाया था, जो भी बढ़ाया था, किसको? फ्रांस को, उसको वापस लाना। ठीक है। The Napoleon Wars had wiped off many old kingdoms. The main territorial changes were introduced with the view to keep France under check. तो इनका मकसद क्या था भाई ट्रीटी ऑफ वियना में? कि फ्रांस को चेक करना। चेक करना मतलब उसका फर्दर एक्सपेंशन को रोकना, और तो और जो नेपोलियन ने उसको आगे बढ़ा दिया था उसको वापस लाना। The new conservative rulers did not want any great upheaval. The territorial changes made at the Congress of Vienna were, और उन्होंने क्या क्या चेंज लाया भाई वियना कांग्रेस में? The Bourbon dynasty, which was ruling in France before the revolution of 1789, was restored to the throne. अब लियो 16 तो दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उसका कोई डायनेस्टी में रहा होगा, उनकी वाइफ को भी फांसी मिल चुकी थी। तो लियो 16 के जो बचे हुए जो खानदान के लोग थे उसमें से चुनकर वापस से रीइंस्टॉल्ड किया गया आपको लियो 16 की फैमिली को, बॉर्बन डायनेस्टी को रीइंस्टॉल किया गया। बॉर्बन डायनेस्टी मतलब कंजर्वेटिज्म वापस आ गई। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज व्हिच शी हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंडर में जो जो आपने जीता था फ्रांस ने, वो वापस किया जाने लगा। A number of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. और उसके बाउंड्रीज पे वैसे वैसे आपको लगाए गए लोगों को, वैसे वैसे कंट्रीज को दिया गया बाउंड्री पर जगह जो कि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोक सके। नेक्स्ट, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड टुगेदर विद बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज गिवन टू पिडमोंट इन द साउथ। साउथ में जो था पिडमोंट को टेरिटरी दी गई। पिडमोंट जो जगह थी उसको टेरिटरी मिल गई। कौन कौन सी टेरिटरी पिडमोंट को मिली आपको? बेल्जियम का पोर्शन और जेनेवा का पोर्शन। ऑस्ट्रिया वाज गिवन
लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ऑस्ट्रिया भी जैसे जान रहे हैं कि आप इसमें पोर्शन था, तो ऑस्ट्रिया को क्या मिला भाई? ऑस्ट्रिया को मिला लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। लोम्बार्डी मिला एंड वेनेशिया मिला। ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको आसानी होगी, ये सब डिटेल जानोगे तो। प्रूशिया वाज गिवन टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रूशिया को किधर दिया गया? वेस्टर्न फ्रंटियर्स में जगह दी गई। फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंटियर्स में आपको प्रूशिया को जगह दी गई। बस एक काम उसने किया कि जर्मन कन्फेडरेशन, 39 स्टेट का जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन, उसको उसने छुआ तक नहीं। किसने? कांग्रेस, वीना के कांग्रेस ने। और प्रूशिया को सैक्सनी का भी पास दिया गया, और फिर रशिया को कौन सा दिया गया? अ पार्ट ऑफ पोलैंड। आप लोग पढ़ोगे 9th में, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोलैंड पर रशिया की हुकूमत थी, रशिया की कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो इससे लगता है कि रशिया को पोलैंड कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप पे आगे आसपास है। तो रशिया को कौन सा पार्ट दिया गया भाई? पोलैंड दिया गया। एंड व्हाट वाज द मेन एम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स? ये सारी चीजों को करने में उसका मेन मुद्दा क्या था, मेन मोटिव क्या था? टू रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट एन अपहीवल व्हिच वुड चैलेंज द ओल्ड ऑर्डर। वापस से जो पुरानी सिस्टम थे उसको लाना, और ऐसा इंतजाम करना कि नेक्स्ट फेज रेवोल्यूशन होने के कोई चांसेस ना हो। The main objective was to redraw the political map of Europe and settle the issues arising from the French Revolutionary Wars and Napoleonic Wars। और वो सारी चीज़ों को ठीक कर देना, ठीक इन द सेंस कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाया था बाउंड्रीज में, पॉलिटिकल मैप में, उसको फिर से पहले जैसा कर देना। The immediate background was the French defeat and surrender in May 1814, which brought an end to 30 years of the continuous war। और अल्टीमेटली क्या होता है? फ्रांस को डिफीट के बाद बहुत ही ह्यूमिलिएट किया जाता है, सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। अब तो ये बेसिकली आप लोग समझ गए कि कांग्रेस ऑफ वीना में क्या हुआ? फ्रांस का ह्यूमिलिएशन हुआ। फ्रांस से सारे जो पोर्शन जीते गए थे, सब फ्रांस ने जो जीता था नेपोलियन के अंडर में, वो सब वापस ले लिया गया, और सब उसको, उसके जो 4 कंट्रीज थी जो उसको हराई थी नेपोलियन को, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, उनके बीच में बांट दिया गया भूजा की तरह। अब हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेटिव रिजीम जो थी उसका नेचर क्या था। कंजर्वेटिव जो रिजीम थी, इट वाज ऑटोक्रेटिक, मतलब अपना मन माना, मैं जो चाहूंगा करूंगा, इसमें आपका कोई इंटरफेरेंस, पब्लिक का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई उनकी मनमानी नहीं चलेगी, मतलब अपनी ही मनमानी चलाएंगे, पब्लिक का कुछ भी नहीं सुनेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाली कोई चीज नहीं होगी। सेकेंड, they did not tolerate criticism and dissent and put down activities that questioned the legitimacy of autocratic government। और कोई भी टॉलरेशन नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कुछ जो गवर्नमेंट होगी, और कोई भी एक्टिविटीज उसे नजर आएगी जो उसके खिलाफ में लाई जाएगी, उसको तुरंत खत्म किया जाएगा। Most of the governments introduced strict censorship of the press and controlled the newspaper, books, plays and songs that reflected the ideas of liberty and freedom। और जो भी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? सेंसरशिप लगाया। सेंसरशिप मतलब प्रेस में वही छापो जो मेरे फेवर की चीजें हो, बुक्स में वही लिखो जो मेरी फेवर की चीज है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ वही दिखाना जो मुझे फेवर करता हो, सॉन्ग या प्लेस भी वही दिखाना है जो कि नेगेटिव नहीं जाता हो, नेगेटिव इन द सेंस जो लिबर्टी की बात नहीं करता हो, जो फ्रीडम की बात नहीं करता हो, वैसा सॉन्ग या वैसा प्ले करना है। अगर वैसा प्ले आपने कर लिया, वैसा नाटक आपने किया, वैसा ड्रामा किया, वैसी सॉन्ग लिखी जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम की बात होगी, तो फिर आपको हथकंडा लग जाएगा। फोर्थ वन, however the memory of the French Revolution continued to inspire the liberals। लेकिन अभी भी लिबरल्स जो लोग थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भूल नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं उन्हें जहन में था कि हमें फ्रांस के लिए फिर लड़ना है। One of the major issues taken up by the liberal nationalists was the freedom of the press। और सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट उठाया कि हमें प्रेस फ्रीडम मिलना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप हटो आप जाओ, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, क्योंकि आप जान रहे थे कि ये कमजोर हो चुके थे। इन्होंने ये कहा कि प्रेस फ्रीडम हमें दीजिए, ठीक है। अब उसमें जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज होती है तो उसको लीड करने के लिए कुछ लीडर्स चाहिए होते हैं। पब्लिक सेंटिमेंट तो होता ही है, पब्लिक तो चाहता है ये हो वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गाइड करने के लिए लीडर्स
भी चाहिए होता है ताकि उनको वो प्रॉपरली गाइड कर सके, गवर्नमेंट के पास उनका पॉइंट्स रखे, उनको प्रपोज कर सके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मैज़िनी की बात करेंगे। जी मैज़िनी, इनके आइडियोलॉजीज क्या थे? चूंकि 1815 में आपको कांग्रेस वियना का हुआ था, तो आफ्टर 1815 द फियर ऑफ रेवोल्यूशन ड्रोव मेनी रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अब जो ऑटोक्रेटिक रिजीम आ चुकी है, जो कंजर्वेटिव रिजीम आ चुकी है, अब हम पर टूट पड़ेगी, वो हमें चुन चुन के मारेगी। लेकिन ये अंडरग्राउंड तो हो गए, बट वहां जाके शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किया, जैसा नाम से ही लगता है, मतलब छुपा छुपा सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया, टू फाइट फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, टू फाइट फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। they were spreading the ideas and they were training the revolutionaries to be a revolutionary at that time meant to। और उस टाइम रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है भाई? फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी के लिए लड़ना, फ्रीडम के लिए लड़ना। ये सब कौन कर रहा था? रेवोल्यूशनरी छुप छुप के सेक्रेट सोसाइटीज बना के कर रहे थे। अपोज मोनार्किकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, और गवर्नमेंट को अपोज करना। कौन सी गवर्नमेंट को? मोनार्किकल गवर्नमेंट को अपोज करना, मोनार्की को अपोज करना, ठीक है। और क्या करना? कांग्रेस ऑफ वियना को भी अपोज करना, क्योंकि कांग्रेस ऑफ वियना में वो सब सारी चीजें हुई थी जो कि फ्रांस के खिलाफ में था। Many revolutionaries wanted to establish nation states, which was an essential part of their struggle for independence। और मैक्सिमम जो रेवोल्यूशनरी की सोच यही थी कि हमें नेशन स्टेट बनाना है। इट वुड टेक टाइम, वो लंबा टाइम लेगा, बट वी हैव टेकन प्लेज कि हमें क्या करना? नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना ही करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग मैज़िनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वन सच रेवोल्यूशनरी वाज जी मैज़िनी, एन इटालियन पैट्रियट। ये कहाँ के थे आपको? मैज़िनी इटली के थे। मैज़िनी वाज ऑफ इटली। टुगेदर विद जी गैरिबाल्डी, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ गैरिबाल्डी भी थे, कैवर भी थे। जी गैरिबाल्डी थे, कैवर थे, और विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इन सब लोगों ने अपना अपना पार्ट प्ले किया था वापस से नेशन स्टेट्स लाने का। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैट्रन ऑफ सेंट्स ऑफ द इटालियन रिजीम, ठीक है। वो तो मतलब कहीं ना कहीं चाहते थे कि इटली में, चूंकि ये इटली से बिलोंग करते थे, हम लोग तो अभी फ्रांस का पढ़ रहे हैं, बट ये इटली से बिलोंग करते थे, तो इनका मकसद था भाई इटली को हम लोग इटालियन यूनिफिकेशन करें, मतलब जो जो इटली की छोटी छोटी स्टेट्स है उसको वापस हम लोग एक जगह करें और एक इटली नेशन स्टेट्स बनाएं। मैज़िनी हैड कमिटेड हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो मैज़िनी का मेन मकसद था क्या? इटली का यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन। He was forced into exile for his revolutionary activities at the age of 24। और ये जब सिर्फ 24 साल के थे तो उनको एग्जाइल, देश से निकाल दिया गया। किस लिए भाई? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब वहां हटाया गया तो इन्होंने यंग इटली का फॉर्मेशन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट वॉज एन एसोसिएशन विच अट्रैक्टेड adherents throughout the peninsula और throughout इटली के आसपास के एरिया को भी इसमें जोड़ा इन्होंने। इट वॉज फाउंडेड इज मर्सिलीज, हम लोगों ने मर्सिलीज का नाम सुना था। ये आपको कहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था? मर्सिलीज में फॉर्मेशन हुआ था। ही ऑल्सो फाउंडेड अनदर सोसाइटी इन इट वॉज नोन एज यंग यूरोप। पहला था यंग इटली एंड द सेकेंड वन वॉज यंग यूरोप। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट मर्सिलीज में इटली का था, यंग इटली का था, और यंग यूरोप का जो फॉर्मेशन था वो आपको कहाँ था? बर्न में फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें आपको सिर्फ इटली के लोग नहीं थे, इसमें आपको पोलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, इटली के तो थे ही, जर्मन स्टेट्स भी थे, जर्मनी के लोग भी थे। तो जो बॉर्डर क्रॉस करके भी लोगों ने रेवोल्यूशनरी थिंकिंग को सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं था
कि मैज़नी इटली से बिलोंग कर रहा था तो सिर्फ इटली के लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सेम थिंकिंग के लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे और सब अपनी कंट्री के लिए इंडिविजुअली फाइट कर रहे थे नेशन स्टेट्स बनाने के लिए। अब मैज़नी का बिलीव क्या था? ही बिलीव दैट इटली कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ पैचवर्क किंगडम्स एंड स्टेट्स। वो कहते थे कि इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा नहीं रहेगा, नो मोर पैचवर्क ऑफ इटली। वो चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट, सिंगल स्टेट बनेगा, ठीक है। सेकेंड, इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इट्स कैपिटल एट रोम। और उनका ये भी मानना था यूनिफाइड करना है और कैपिटल कहाँ होगा? रोम में होगा। ये पॉइंट्स आपको सफिशिएंट है, ये आपको मैज़नी के बारे में बोलेगा तो उसके बिलीव्स वगैरह को आप इसको मेंशन कर सकते हो। दिस न्यू इटली वुड लीड अदर सब्जेक्ट पीपल्स टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। और ये क्या देगा लोगों को? फ्रीडम देगा, और ये जो फॉर्मेशन होगा इटली का वो फ्रीडम देगा, लिबर्टी देगा। ओके, a new Europe controlled by the people and not by the sovereigns would replace the old order। और यहाँ पर जो शासन होगा वो लोगों का होगा, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स का होगा, लोगों के चुने हुए लोगों का। By 1840 Mazzini had become the recognized leader of the Italian nationalist revolutionary movement। और 1840 तक मैज़नी को लोग पहचानने लगे। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी को कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद और आपको ज़्यादा लोग जानने लगे थे, उसी तरह मैज़नी को लोग 1840 के बाद, ये स्टार्ट कब किए थे भाई साहब? 1815 में। 25 साल लगा इनको पहचान बनाने में। फॉलोइंग मतलब जो सारे लोग जानने लगे। फॉलोइंग हिज मॉडल सेक्रेट सोसाइटीज वर आल्सो फॉर्म्ड इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। अब सब लोग इसको फॉलो करने लगे। किसको? मैज़नी को। मैटरनिश कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर। मैटरनिश बहुत फेमस है, मैंने कहा था लास्ट टाइम कि मैटरनिश ने कहा था कि फ्रांस को अगर छींक होती है तो सारे यूरोप को सर्दी हो जाती है, मैटरनिश ने कहा था। मैटरनिश अभी एक और बात कह रहा है, किसके बारे में? कभी कभी एक आगे नंबर में पूछ देता है कि ये किसने कहा था, किसके बारे में कहा था, ये भी पूछ देता है। तो मैटरनिश ने कहा था किसको? मैज़नी को। क्या कहा था भाई? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब सोशल ऑर्डर क्या है भाई? उस टाइम का जो सोशल ऑर्डर है जिसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, तो मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, ऑफ द एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर। एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर कैसा था भाई? वैसा था, ऑटोक्रेटिक रिजीम थी। तो सबसे ज्यादा खतरा जो आपको सोशल ऑर्डर को था उस टाइम के, ऑटोक्रेटिक रिजीम को, उस टाइम के ऑटोक्रेटिक रिजीम को जो खतरा था वो आपको मैज़नी से ही था, ऐसा मैटरनिश का कहना था। सो इट वाज वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग मैज़नी हु वाज फ्रॉम इटली। वो यंग यूरोप को बनाया था उन्होंने, जो ऑर्गेनाइजेशन था ये यंग इटली को उन्होंने बनाया था कि इटली को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। और 1840 तक इनको बहुत सारे लोग जानने लगे, काफ़ी फेमस हो गए, और ये किस हद तक कामयाब हुए वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैज़नी के बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। फिर अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो मैज़नी ने जो काम किया था वो किस हद तक वो कामयाब हुए। Next we will discuss role of Mazzini। हाँ जी, anyone wants to say something? Unification of Italy। तो नेक्स्ट हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे, और it's in 26 page and the next one is anyone any problem in issue? कोई परेशानी आप लोगों को? ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, और यार हो तो 12 लोग इनरोल्ड, करते हो 5 से 6 लोग मैक्सिमम क्लास करते हो, पता नहीं सब कहाँ रहता है। आज विराट ऐड हुआ है तो आज आयुष मिश्रा नहीं है,
आज अदिति शाह ऐड हुई तो खुशी नहीं है, सॉरी खुशी तो 9th में, पता नहीं इसमें एक और कौन थी लास्ट टाइम कोई थी, हाँ मनाली नहीं है। रेगुलर नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाओगे। तो जैद को देख रही हूँ, वो सनशाइन में रेगुलर क्लास करता है, लेकिन फिर भी वो बंदा 1 बजे क्लास ओवर होता है, फिर आपको 1 बजे क्लास ओवर होता है, मेरा 12:45 में ही शुरू हो जाता है, वो बंदा इधर आ जाता है। तो जब तक ये 10th में आप बेसिकली क्या, जितना लेक्चर अटेंड करोगे, जितना क्लासेस करोगे, अगर वहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है तो, बेकार करने मैं नहीं कह रहा हूँ, तो बेहतर है ना, आपका रिवीजन हो, चाहे आप विजन करोगे फिर रिवीजन करोगे तो वो कंठस्थ होता जाएगा। तो ट्राई टू बी रेगुलर इन क्लास। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। कंसिस्टेंसी नहीं होगी बाबू, कुछ भी नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट रहो, क्लास करते रहो, ठीक है। जब कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। यू विल गेट मच मोर देन व्हाट आई एम गिविंग। जो मैं दे रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको लगे यार इस सर ने तो ये पढ़ाया, लेकिन क्या पता एक बार देख लेते इसको क्या है, तो आप देखोगे जाहिर सी बात है एडअप ही होगा, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही सीख लोगे। तो ट्राई टू बी रेगुलर एंड जो आपकी बातें मानते हैं, जो आपके जो कलीग वगैरह हैं, उनको भी थोड़ा कन्विंस करो कि रेगुलर क्लास करने को, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो देखो अभी 6 लोग हो गए, अभी छठा कौन आया भाई? 6 मैक्सिमम 6 ही थे, मुझे याद आ रहा था। 6 के 6 लोग और एब्सेंट है, 50% प्रेजेंट। चलिए जी, तो कल आइए, कल हम लोग फिजिक्स देखेंगे या न्यूमेरिकल्स बनाने का टाइम दे दें और फिर मैथ्स पे आ जाए, क्या करें? हाँ कल न्यूमेरिकल्स बनाइए, मैं भी वही सोच रहा था। तो हम लोग फिर फिजिक्स पे, फिजिक्स को 1-2 दिन का होल्ड देते हैं, न्यूमेरिकल्स जब तक आप बनाइए, फिर हम लोग मैथ्स पे आते हैं, फिर वापस आएंगे तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिरर का पोर्शन तो आपको खत्म हो गया, अब लेंस हम लोग देखेंगे। और मिरर एक बार समझ में आ जाएगा तो लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा बहुत मिरर और लेंस फॉर्मूला में डिफरेंस है, बाकी जो ये सब फंडास, बहुत सारे फंडास बहुत मिलते जुलते हैं, ये क्लियर होगा वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है आपको सोशल साइंस के पोर्शन में? हाँ जी। आयुष, जैद, मधु, अदिति, विराट एंड हम्माद, बोछा वालों ने स्टार्ट करवाया था, और अब अभी 3 आपको मिठनपुरा ही के लोग हैं, विराट है, हम्माद है और मधु, और एक दोनों। खैर चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं क्लास में मैथ्स के साथ। पहले मैथ्स देखेंगे फिर सोशल साइंस देख लेंगे, ठीक है। मैथ्स हम लोग क्या देख रहे थे, पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, तो उसको देखेंगे, ठीक है। मतलब क्या टाइम, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? अच्छा कल संडे है ना, सॉरी मंडे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। कल रेस्ट लीजिए, कल आपको टाइम भी मिल जाएगा बनाने का, ठीक है। मंडे को मिलते हैं। मुझे याद नहीं था, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय आयुष, आनंद। चलो जी, शायद कैसा रहा क्लास, समझ में आ रहा है ना?